नमस्कार। मैं देवेंद्र गौतम नुक्ताचीनी न्यूज़ यानी NCN में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है कृषि संकट और किसान आंदोलन। 4 महीने से ज़्यादा हो गए इस आंदोलन के चलते हुए, और आज कुछ किसान आंदोलन में भी लगता है कि गति थोड़ी धीमी हो गई है। सरकार भी बातचीत की पहल अभी नहीं कर रही है। समाधान कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष के लोग अड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह पर। किसान सीधा सीधी ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस ले लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी ये बना दीजिए, और सरकार सीधे सीधी बोल रही है कि आप इसमें जो भी संशोधन कराना चाहते हैं करा लीजिए, कानून वापस नहीं लेंगे। यही बात पिछले 3 महीने से चल रही, 4 महीने से चल रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें जो खास तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी आंदोलन जब बहुत लंबा हो जाता है तो अपने समर्थकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनकी सक्रियता को बनाए रखने के लिए लगातार कार्यक्रमों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कार्यक्रमों की धारावाहिकता को बनाए रखने में किसान संगठन कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे जो हमको मुख्य बात ये लगती है कि कोई भी समस्या जब तक उसकी जड़ों तक आप नहीं पहुंचेंगे, जब तक उसकी जड़ों को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसका समाधान भी नहीं निकाल सकेंगे। हर समस्या का समाधान समस्या के आसपास ही होता है, लेकिन आप उसको तभी देख सकते हैं जब आप समस्या को उसकी जड़ों के आसपास, उसकी जड़ों तक देख पाएं। कृषि संकट, सही पूछिए तो सरकार अपने ढंग से कृषि संकट का समाधान ढूंढ रही है, किसान संगठन अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। सरकार को ये लगता है कि कृषि क्षेत्र को अगर कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए तो ये एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आ जाएगा। किसानों को भी लाभ होगा, कॉरपोरेट कंपनियों को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। किसानों को ये लगता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हमको मिल जाए तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये संकट इन दोनों तरीकों से हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि संकट की जड़ें आज़ादी के बाद की नहीं है। संकट की जड़ें ब्रिटिश काल की हैं। 1756 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला था। रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी उनके पास आ गई थी। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसका उचित प्रबंधन करने के लिए इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों को बुलाया गया था। आपको पता है कि अंग्रेज़ों का जो भोजन है वो गाय का मांस, भेड़ का मांस, हर तरह का मांस ही खाते हैं। उस समय जो भारतीय खेती थी वो 0 बजट की थी, कोई लागत नहीं थी खेती में। एक फसल के बाद उससे बीज निकल जाते थे फसल से, तो बीज खरीदना नहीं पड़ता था। गायों और भेड़ों की बहुतायत थी देश में, तो फर्टिलाइज़र का काम उससे हो जाता था। ये नीम और करंज के जो पेड़ हैं उनसे और गोमूत्र से कीटनाशक बन जाता था, और वो कीटनाशक खेती के लिए जो ज़रूरी ये हैं उनको वो नहीं मारता था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारी चीज़ें आ गईं तो उसने पहला काम ये किया कि अपने भोजन के लिए, अंग्रेज़ों के भोजन के लिए गायों और भेड़ों का कस के वध किया गया। दूसरा काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया कि
लगान को बेतहाशा बढ़ा दिया। अब लगान बढ़ गया, गायें और भेड़ें जो काटी जाने लगी, इसका नतीजा हुआ कि खाद का जो प्राकृतिक स्रोत था वो सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे करके स्थिति ये हुई कि 1777-78 आते आते देश में भीषण अकाल पड़ा, क्योंकि किसानों की रुचि खेती करने में कम हो गई थी। उनको लगता था कि ऐसी खेती करने से अच्छा है कि ज़मीन को परती छोड़ दें। घाटे का सौदा बन गया था, तो अकाल पड़ा। अकाल के बाद अंग्रेज़ों ने ये पहला दुर्भिक्ष आयोग बनाया। दुर्भिक्ष आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सुधार किया गया, जिसमें जो भारतीय संस्कृति से जो जुड़ी कृषि संस्कृति थी उसका उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। 90 का दशक आते आते उनको ये लगने लगा कि अंग्रेज़ों के बूते की बात नहीं है लगान को वसूलना, तो उन्होंने ज़मींदारी प्रथा बना दी, जिसमें भारतीय लोगों को ही ज़मींदार और जागीरदार बना करके और लगान वसूली की जिम्मेदारी दे दी, उनको छूट दे दी पूरी। तो एक अलग उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। अब उस समय से जो संकट शुरू हुआ कृषि का, वो बढ़ता 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 आज़ादी तक जारी रहा। आज़ादी के बाद पहले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारे पंडित नेहरू जी विदेशों में पढ़े हुए थे, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े शहरों को देखे हुए थे। उनकी नज़र में विकास का मापदंड यही था कि बड़े बड़े कारखाने खुलें, खूबसूरत शहर बने, फव्वारे बने, मूर्तियाँ लगें। वो उन्होंने किया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू के बाद, तो उस समय खाद्यान्न संकट देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। स्थिति ये हो गई थी कि विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ा था। जब लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान इस ओर गया तो उनको लगा कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर करना देश को पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एम.एस. स्वामीनाथन उस समय के बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनको जिम्मेदारी दी कि आप खेती को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे अनाज उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इसका आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। अब निश्चित रूप से हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले की जो कृषि व्यवस्था थी उसको दोबारा उसी रूप में नहीं लाया जा सकता था। आधुनिकता की ज़रूरत थी। लेकिन तो इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया कि कनाडा की कृषि तकनीक को इन्होंने इंपोर्ट किया। कनाडा की कृषि तकनीक रासायनिक खेती पर आधारित थी। अगर उस समय होना ये चाहिए था कि कृषि की तकनीक हमारे यहाँ की शुरू से जैविक रही है, तो तकनीक हमारी जैविक रहती, लेकिन उपकरण आधुनिक ले आए जाते। जो भी उपकरण थे, बीजारोपण के, फसल कटाई के, जुताई के, ट्रैक्टर आ जाता, में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमने खाद, बीज और कीटनाशक भी उन्हीं के यहाँ से ले आए जो पूरी तरह से रासायनिक थे। अब रासायनिक खेती का नतीजा शुरू में तो उत्पादन बढ़ गया, हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में, लेकिन हमारी ज़मीन की जो खेतों की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे घटने लगी। मिट्टी जहरीली होती चली गई। हमको जो खाद्यान्न मिला
खाने के लिए जो अनाज हमको मिला वो रसायनों से युक्त कहीं ना कहीं था, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा। आज सही पूछिए तो स्वास्थ्य की तकनीक जितनी विकसित हो चुकी है, स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में जितना हम आगे बढ़ चुके हैं, अगर हमको भोजन शुद्ध मिलता, रासायनिक भोजन नहीं मिलता, तो भारतीयों की उम्र 100 साल से ज़्यादा होती, जो कि अब सिमट गई है 65-70 साल के बीच। तो बहरहाल 1990 के दशक 1990 मैंने 96-97 आते आते एक बार फिर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। फिर बनाया गया, क्या कहते हैं, फिर बनाई गई उसी एस.एन. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में दूसरा हरित आयोग गठित किया गया। इसकी रिपोर्ट 2006 में आई। उसकी अनुशंसाएं अभी तक पूरी रूप से लागू नहीं की गई हैं। किसानों का मानना है कि उन अनुशंसाओं को अगर लागू कर दिया जाए तो कृषि संकट समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम जैविक खेती की ओर वापस नहीं लौटेंगे और जब तक देसी बीज, देसी खाद और देसी कीटनाशक का उपयोग शुरू नहीं होगा, ये संकट दूर होने वाला नहीं। आज बात होती है कि अनाज का दाम बढ़ाया जाए, एमएसपी बढ़ाया जाए। हम ये पूछते हैं कि कृषि की लागत को घटाने की कोई बात क्यों नहीं की जाती है? अगर लागत घटेगी तो स्वाभाविक रूप से लाभ बढ़ेगा। अभी जो बाजार मूल्य है उसी में बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बहुत ही फलाफल अच्छा निकले। हम आपको बता रहे हैं, वो हमको याद है वो समय 2006 में जब स्वामीनाथन मतलब ये हरित क्रांति 2 की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय गेहूं का जो न्यूनतम खरीद मूल्य था वो 550 के आसपास था, 550 या 600 के आसपास था। सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर उसको बढ़ा करके 850 कर दिया। केंद्र सरकार ने कर दिया, लेकिन हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके दूसरे गेहूं उत्पादक राज्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया। नतीजा हुआ कि क्रय केंद्र नहीं खोले गए अन्य राज्यों में। अब क्रय केंद्र नहीं खोले गए, हमारे यहाँ 86% किसान छोटी जोत वाले हैं, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर मतलब 5 हेक्टेयर से नीचे के किसान हैं। तो वो अनाज को बहुत समय तक होल्डिंग करके नहीं रख सकते हैं अपने पास। उनको तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है, अगली फसल के लिए पैसे की ज़रूरत है, बाज़ार से कर्ज लिया होता है उसको चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो जब किसानों को ये समझ में नहीं आया कि 850 रुपये क्विंटल हमसे कौन खरीदेगा, सरकार कहाँ खरीदेगी, तो जो बाज़ार के सौदागर हैं, जो व्यावसायिक हैं, वो उनके पास पहुँचे साहूकार, और उन्होंने कहा कि अगर पुराने रेट पर आपको बेचना है तो बेच दीजिए, उसके खरीदार हम हैं, बाकी सरकारी रेट पर बेचना है तो कहाँ बेचना है आप समझिए। अब किसानों ने मजबूर होकर के और पुराने रेट पर यानी 550-600 के रेट पर गेहूं निकाल दिया। ये साहूकारों ने क्या किया कि जो गेहूं खरीदा उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब सरकार को ज़रूरत पड़ती है जन वितरण प्रणाली के लिए, काम के बदले अनाज के लिए, बहुत सारे उसकी योजनाएं हैं जिसके लिए उसको अनाज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये समस्या आई कि उसकी पूर्ति कैसे हो। तो कृषि मंत्रालय ने तय किया कि अब तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा गेहूं का। वही गेहूं जो साहूकारों ने निर्यात किया था उसी 550-600 रुपये क्विंटल खरीद करके उसी गेहूं को फिर 1400 रुपये क्विंटल के हिसाब से
आयात किया गया, जो बाज़ार में आते आते ओपन मार्केट में आते आते 1800 रुपये क्विंटल हो गया। उस समय जो बढ़ा वो बढ़ा रह गया, बढ़ता ही चला गया। तो सवाल है कि एमएसपी बढ़ा, लेकिन उसका लाभ न किसानों को मिला न उपभोक्ताओं को मिला। उसका लाभ किसको मिला? तो बाज़ार को मिला, बिचौलियों को मिला। तो ये बहुत ही तकनीकी चीज़ें हैं। जब तक हम 1756 के ज़माने में जा कर के चीज़ों को देखना शुरू नहीं करेंगे, समस्या की शुरुआत को, समस्या के प्रस्थान बिंदु पर हम नहीं नज़र दौड़ाएंगे, तब तक कृषि संकट बना रहेगा, इसका समाधान नहीं निकल सकेगा। सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, किसान चाहे कितना भी आंदोलन कर लें, इसका निदान ऐसे होना मुश्किल है। हमको मूल्य बढ़ाने की जगह लागत घटाने पर ध्यान देना चाहिए। हमको अपने खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को, उनकी उर्वरकता की शक्ति को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तभी कृषि संकट दूर होगा, किसान खुशहाल होंगे। किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताएं। कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज़ नए नए मुद्दों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बातें आ रही हैं अखबारों में, मीडिया में, उनसे ज़रा अलग हट करके हम अपनी राष्ट्रवादी नज़रिए के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।